नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके लेसन नंबर 16 के तीसरे पार्ट और अंतिम पार्ट के बारे में। आज जो पार्ट है वो तीसरा और अंतिम पार्ट है। तो सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो देखते हैं इसके अंदर अपन बात करेंगे जैव विकास के बारे में, यानी जीवों का विकास कैसे हुआ उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो देखो इसके बात करें कि अत्यधिक धीमी गति एवं क्रमबद्ध परिवर्तन को जिस प्रक्रिया द्वारा वर्तमान पौधे और प्राणियों की विभिन्न जातियों प्रति बहुत पहले से उपस्थित जातियों का विकसित हुई है उसे जैव विकास कहते हैं। जैव विकास कहते किसे हैं ये बताया गया कि जो बहुत ही धीमी गति से अपन कह रहे हैं धीरे धीरे जीवों में क्या होता गया, उनकी जातियों में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और जो वर्तमान में जो जीव हैं पेड़ पौधे हैं वो अपने को सामने आए हैं, तो उसी को ही क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। यानी पुराने जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनके क्रमबद्ध तरीके से और धीरे धीरे जो परिवर्तनों से अभी जो नई जाति अपने सामने आ रही है वही होता है जैव विकास। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करें तो जैव विकास का तर्क सही समझाने का श्रेय चार्ल्स डार्विन को जाता है। सबसे पहले किसने बताया था इसको? चार्ल्स डार्विन ने। सबसे पहले नहीं, मतलब सही तर्क दिया था, सबसे उचित। पहले तो बहुत वैज्ञानिकों ने अलग अलग मान्यताएं कही थी, ठीक है, तो सबसे पहले इसका सही श्रेय जो सही तर्क सहित, मतलब जिसे कहते हैं ना सबूत सहित बताने का तरीका था वो चार्ल्स डार्विन का था। देखो इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने पुरानी मान्यताओं को गलत साबित कर दिया। जो पुरानी जितनी भी मान्यताएं थी उनको गलत साबित कर दिया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक थी, इन्होंने लिखी थी। देखो इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा कि संसार में मनुष्य, हाथी, चीता, मछली और चमगादड़ कितने भी भिन्न दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे अपन देखते हैं बहुत भिन्न होते हैं। जो मनुष्य अलग है, हाथी अलग होता है, चीता अलग, मछली अलग, चमगादड़ अलग, देखने में तो ये सारे बहुत अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन इनकी बात करें फिर भी मनुष्य के हाथ, जो अपने हाथ होते हैं, चीते के अगली टांगे होती है जो, और मछली के फिन्स होते हैं जो पंख होते हैं, ठीक है वो, और चमगादड़ के पंख के कंकाल, चमगादड़ के पंख के, यानी इन सब के यानी हड्डियों का जो ढांचा होता है, कौन सा, इंसान के हाथों का, चीते की अगली टांगों का, मनुष्य के मछली के फिन्स का और चमगादड़ के पंख का जो हड्डियों का कंकाल होता है या हड्डियों का ढांचा होता है, उनकी मूलभूत संरचना एक जैसी है। उनकी संरचना लगभग क्या है, सबकी समान है। तो देखो सभी बहुकोषीय जीवों का शरीर यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बना है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं से सभी जीवों का शरीर बना है। तो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, दो तरह की कोशिकाएं होती है, ठीक है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती है जिसके अंदर केंद्रक अल्प विकसित कह सकते हैं या केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो उन जीवों से ही, उन कोशिकाओं से क्या हुई है, बहुकोषीय जीवों की उत्पत्ति हुई। जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन करने का पता चलता है कि एक कोष के जीवों से बहुकोष के जीवों का क्रमिक विकास हुआ है। अपन उसका अध्ययन किए, इतने सब बातें पढ़ने के बाद में, सब कुछ अध्ययन करने के बाद में ऐसा सामने आया है कि सभी जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति एक कोष के जीवों में धीरे 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 परिवर्तन होने से बहुकोष के जीवों की उत्पत्ति हुई है। एक कोष में क्रमिक, देखो क्रमिक विकास का मतलब होता है धीरे धीरे उनमें विकास होता गया, परिवर्तन होता गया और बहुकोष के जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो ये था जैव विकास के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं जैव विकास की क्रियाविधि, यानी जीवों का विकास कैसे हुआ। पहले जैव विकास, अब इसके बारे में देखते हैं जैव विकास की क्रियाविधि, यानी जैव विकास का कैसे कैसे जैव का विकास हुआ, उसकी क्रियाविधि कैसे रही उसके बारे में। अगर अपन जैव विकास को समझते हैं तो सबसे पहले यही प्रश्न खड़ा होता है कि जैव विकास की क्रियाविधि क्या रही होगी, यानी जीवों का विकास किस किस तरह से हुआ होगा। तो इसको समझने के लिए देखते हैं, लेमार्क ने कुछ अंगों को अर्जित काम लेने के व कुछ अंगों की उपेक्षा करने पर अर्जित गुणों को वंशागत मानते हुए नई जातियों के उद्गम को समझाने का प्रयास किया। देखो लेमार्क था जिन्होंने ये कहा कि जो जातियां होती है उसके अंदर कुछ अंग होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं वो अधिक काम में आते हैं और कुछ उपेक्षा यानी काम में नहीं आते। तो धीरे धीरे क्या आते हैं, उनके गुणों में वंशागति जातियों का उद्गम हो जाता है, यानी जो काम में नहीं आते वो धीरे धीरे अंग क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, और जो अधिक काम में आते हैं वो विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ये बताया कि जैसे उन्होंने कहा कि जैसे छिपकली से सबकी उत्पत्ति हुई, ये छिपकली और थे, इनके क्या आती है,
बिल में और इनमें घुसने में क्या होती है, पैर ज्यादा दिक्कत करते थे, तो वो क्या हुए, पैर हट गए और वो रेंगने वाले जीव बन गए। यानी छिपकलियों और से इनसे क्या हुआ, रेंगने वाले जीव बने धीरे धीरे। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए तो बीजमान था वैज्ञानिक, बीजमान ने क्या किया, इसको प्रयोग करके देखा। उन्होंने क्या किया, चूहे की पूंछ को कई पीढ़ियों तक काट कर देखा। चूहे की पूंछ, जैसे ही चूहा पैदा होता उसकी पूंछ काट देते, फिर उसकी उत्पत्ति होती, फिर उसके पीढ़ी को ऐसे लगातार 10 पीढ़ियों तक पूंछ काट के देखा, फिर अगला चूहा पैदा हुआ तो फिर उसकी पूंछ थी। तो उन्होंने क्या किया, बीजमान ने लेमार्क के जो प्रयोग था उसको गलत साबित कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन के माध्यम से जातियों की उत्पत्ति को समझा। इन्होंने प्रकृति के नियम के आधार पर उनके आगे उत्पत्ति को, जातियों की उत्पत्ति को समझा। क्या कहा, देखो प्रत्येक जाति के जीव बड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं और कोई भी दो जीव एक से नहीं होते। उन्होंने कहा, अपन देखते हैं किसी भी जातियों के क्या होते हैं, बहुत अधिक बड़ी संख्या में जीव उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे से जीव, जैसे इंसान भी अपन देखते हैं तो एक दूसरे से क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वैसे ही कोई भी जीव क्या है, समान नहीं है, अलग अलग है। जीवों के भोजन स्थान व अन्य साधनों के संघर्ष से नई जातियां बनती हैं। फिर वो अधिक बहुत सारे जीव, एक जाति क्या करती है, बहुत सारे जीव पैदा करती है, फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, तो उनका भोजन यानी खाने का अलग जगह होती है, स्थान, उस स्थान से यानी ठंडे इलाकों में या गर्म इलाकों में अन्य साधनों के संघर्ष करते हैं, वहां पर रहने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे क्या होती नहीं जाती। जैसे अपन बात करते हैं, बर्फ पर रहने वाले जीव अलग होते हैं, उनके बड़े बड़े बाल और वो वहीं पे बर्फ रहने के लिए, और अपने जो रेगिस्तान में होते हैं वो गर्मी रहने लायक, जैसे ऊंट है, ये है तो ये गर्मी में रहने लायक बने। अगर इन्हीं को, अगर मान लो ऊंट वगैरह को अपन पहाड़ पर यानी बर्फीले इलाकों में छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे उसके अंदर, कई सालों में, हजारों साल लगेंगे तो उसके में परिवर्तन आता जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जीवों में क्या होता है, भोजन के लिए और इनके संघर्ष करते हुए उनकी जातियों में परिवर्तन आ जाते हैं, जिनसे नई जातियां बन जाती हैं। उसके बाद हुगो डी ब्रिज, देखो ये नाम है हुगो डी ब्रिज, इसका नाम अपने पहले भी पढ़ा था मेंडल वाले पार्ट के अंदर। मेंडलवाद के नियमों का पुनः अध्ययन किया था, जिसके अंदर थे, उनका नाम था 3 दे, एरिन वॉक शेरमैन, ठीक है, एक था हुगो डी ब्रिज और तीसरा था तो देखो आगे बात करते हैं हुगो डी ब्रिज की। तो देखो हुगो डी ब्रिज अपन मेंडल वाले पार्ट में बता था, मेंडलवाद की पुनः खोज किसने की थी, पुनर्अध्ययन करने का श्रेय उसमें से एक वैज्ञानिक था हुगो डी ब्रिज, एक जैसे एरिन वॉक शेरमैन था। तो इस तरह से 3 वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो जीवों के अचानक ही बड़े परिवर्तन होने से नई जातियां बनती। इन्होंने कहा कि जीवों में क्या होता है, जैसे जैसे जातियां बनती जाती है, अचानक ही कोई परिवर्तन हो जाता है और नई जातियां बन जाती है, ठीक है। ऐसे परिवर्तनों को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। जो अचानक परिवर्तन होते हैं उसको उत्परिवर्तन या म्यूटेशन नाम दिया उन्होंने, ठीक है। जीवों के गुणों का निर्धारण उनकी कोशिकाओं से, डीएनए से नियंत्रित होता है। अब जीवों का निर्धारण कैसे होता है, उनके गुणों का, उनके जो कोशिकाओं में डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए नाम सुना होगा अपने, कोशिकाओं में डीएनए। तो ये 4 गुण है, देखो इनसे होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 हैं। इन गुणों से किसी भी जीव के गुणों का निर्धारण होता है। उसके बाद डी ब्रिज ने, उसके बाद देखो ये पॉइंट ऊपर, जो डी ब्रिज था हुगो डी ब्रिज, उसके उत्परिवर्तनवाद का नियम दिया और डार्विनवाद, दोनों को मिलाकर एक नया नियम बना दिया, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, जो अभी मान्यताओं में ये सबसे उचित माना जा रहा है कि जीवों की उत्पत्ति का विकास यानी जीवों की क्रियाविधि यही रही होगी आगे जीवों के बनने की। जीवों के बनने का कारण के रूप में नव डार्विनवाद को सत्य मान लिया गया है, यानी जीवों की उत्पत्ति का विकास कैसे हुआ, इसको नव डार्विनवाद को मान लिया गया कैसा हुआ है। लेकिन एक और वैज्ञानिक है मार्गुलिस, इसने नव डार्विनवाद को भी खंडन कर दिया, इसको भी गलत साबित कर दिया है कि इस नव डार्विनवाद को बात माना जाए तो जीवों की उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। इससे ये क्या कह रहे हैं, नव डार्विनवाद से ये पता चल रहा है कि जीवों की उत्पत्ति लगभग पृथ्वी पर 50 करोड़ वर्ष पहले हुई है। लेकिन जो जीवाश्म अपने पड़े थे वो 4 अरब वर्ष पहले मिले थे, तो फिर वो कहां से है, तो इससे ये गलत भी, ये नियम भी गलत साबित हो रहा है। तो कोई भी अभी तक एकदम उचित 100% श्योर नियम अपने पास नहीं है इसका कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बारे में आगे बात करते हैं जाति उद्भव के बारे में। जाति उद्भव क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखने में सक्षम जीव समूहों को जातियां कहते हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपने समूह को बनाए रखने में जो सक्षम है
स्वरूप को उनको क्या कहते हैं, जातियां कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं, मान लो इंसान के जो अगली पीढ़ी आती है इंसान से उसी तरह के, ठीक है। जैसे अपन जानवरों में देखते हैं, कोई भी जानवर ले लो, जैसे शेर है तो शेर का बच्चा बिल्कुल वैसे ही दिखता रहता है, जब तक उसकी वो के वो स्वरूप बन रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, जातियां कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है 3 लाख के लगभग वनस्पतियां, 12 लाख जंतुओं तथा 10 लाख के लगभग सूक्ष्म जीवों की जातियां पाई गई है। मतलब अपन बात करें तो 3 लाख लगभग वनस्पतियां यानी पेड़ पौधों के बारे में, इनमें 3 लाख जातियां मिली है अलग अलग। वहीं जैव जंतुओं के बारे में 12 लाख और सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनके बारे में लगभग 10 लाख के करीब सूक्ष्म जीवों की जातियां पाई गई है, ठीक है। नई जातियों के बनने के साथ साथ कुछ नष्ट भी होती है। अपने ये देखते हैं कि जैसे जैसे कुछ नई जातियां उत्पन्न हो रही है तो वैसे वैसे कुछ जातियां नष्ट भी हो रही है। जैसे पहले अपन बात करते थे डायनासोर वगैरह ये थे, तब इंसान नहीं थे, ठीक है। तो धीरे धीरे वो समाप्त हो गए और अब क्या हो गया, इंसानों की जैसे नई जातियां। तो बहुत सारी ऐसे जातियां कुछ समाप्त हो रहती है और कुछ नई बनती रहती है, ठीक है। इसके बाद बात करें, संपूर्ण पृथ्वी मिलकर एक जीव की तरह कार्य करती है। तो पृथ्वी क्या करती है, पूरे एक जीव की तरह। कुछ जीव जंतु नए बन जाते हैं, नई जातियां जाती है तो कुछ समाप्त हो जाते हैं। तो सारे के सारे क्या है, एक पृथ्वी पूरी एक जीव की तरह कार्य कर रही है। तो आगे बात करें, सूक्ष्म जीव से मनुष्य तक सभी को, जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं ऐसे मनुष्य तक सभी को एक इकाई मानकर विचार करना चाहिए, क्योंकि हर जीव अपनी भूमिका पूरी अदा करता है। आपने पता होगा जीवन चक्र एक होता है जिसके अंदर सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ठीक है, अपन सिर्फ एक जीव जंतु की बात न करके पूरे को एक इकाई मान लें। सूक्ष्म जीव भी उतनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। जैसे कोई जीव जंतु मर जाता है, ठीक है, तो उसको सड़ने से, बीमारियां वगैरह फैलने से उसको क्या कर देते हैं, वापस मिट्टी में मिला देते हैं। तो सूक्ष्म जीव भी अपनी भूमिका उतनी ही अदा करते हैं। तो ये अपन उसको क्या करना चाहिए, पूरी एक इकाई मानकर उस पर विचार करना चाहिए। तो ये था जाति उद्भव के बारे में। आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन जातिवर्ग के बारे में। जातिवर्ग क्या होता है, देखो जीव जातुओं, प्रत्येक जीव क्या होता है, अपने विकास का इतिहास होता है। उस जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे इंसान है, इंसान की जो उत्पत्ति हुई, अभी जो विकास होते होते इंसान बना है, तो इसके पूर्वज कैसे, उसके पूर्वज, तो इसका एक इतिहास होता है। तो हर जीव का अपना एक इतिहास है, उसी को ही क्या कहते हैं अपन, जातिवर्ग। तो प्रत्येक जाति के विकसित होने का अपना एक इतिहास है, यानी कोई भी जाति विकसित हुई है उसका एक इतिहास होता है। इस इतिहास को ही जातिवर्ग कहते हैं। उस इतिहास को ही क्या कहते हैं, जातिवर्ग कहते हैं। जातिवर्ग कहते हैं विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का उपयोग कर जातियों का जातिवर्ग ज्ञात कर लिया गया है। विभिन्न अलग अलग तरह की, जैसे अपने पढ़ा था लैंडमार्क, उसके बाद डार्विन, उसके बाद अपने ऐसे ऐसे वैज्ञानिक पढ़े ह्यूगो डी व्रीज, और ऐसे वैज्ञानिकों की विधियां अलग अलग, उनसे अपने ये बात ज्ञात कर लिया है कि किसी भी जाति का जातिवर्ग यानी इतिहास ज्ञात कर लिया गया है। ऐसा मानते हैं अभी कि इतिहास ज्ञात कर लिया गया है। तो इतिहास के बारे में अपन बात करें तो जैसे मनुष्य की अपनी जाति का एक अपना इतिहास रहा है, वैसे ही अलग लोगों का। तो ये था आपका पाठ नंबर 16 जो यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं और शेयर करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।